एक सेकंड लिख रहा हूँ। एक जो प्रॉपर्टी बाकी थी उसको लास्ट में लिख देते हैं। दैट वाज प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 जो थी वो ये थी कि आपके पास सर्कल होगा और उस सर्कल के साथ बनेंगे आपके पास टेंजेंट। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एक यहाँ पे और दूसरा जो है यहाँ से। और इसके सेंटर से एक लाइन गिरेगी जो कि परपेंडिकुलर होगी इस टेंजेंट पे, यानी कि एक लाइन यहाँ पे यूं करके और एक लाइन यहाँ से यूं करके। ठीक है, इस वक्त ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक टेंजेंट ये वाला है, ठीक है, और एक टेंजेंट ये वाला है। जब भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट होता है तो सेंटर से जो भी लाइन गिरती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और अगर मैं ये करूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे, अरे यार ये सही नहीं मिल रहा। मैं यहाँ तक खींच दूँ अगर, तो अब जो दो ट्रायंगल आपको नजर आ रहे हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि इसमें ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड सब बराबर होंगे। ठीक है, ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी इसमें x होगा। ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल भी इसमें y होगा। सही है, ये प्रॉपर्टी होती है आपके पास, इसके जरिए आप काम करते हो। ये वाली लाइन तो है ही कॉमन, तो आप ये भी लिख सकते हो कि ओ ए बी is congruent to OCB। ओ ए बी कॉन्ग्रेंट है किसके? OCB के। अच्छा, ये वाली लास्ट प्रॉपर्टी थी जो रह गई थी हमारी रिमेनिंग।
वो कल वहीं प्रॉपर्टी की जगह पे लिखती मैंने। जहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें करना है सवाल। ठीक है, यहाँ देखो भाई, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है। इस सवाल में वो कह रहा है, गिवन दैट ओ इज द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सारे सर्कल का सेंटर ओ दिया हुआ है। फाइंड द सर्किल, सॉरी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स, अननोन्स की वैल्यू निकालनी है। यानी कि यहाँ पे जितने भी अननोन वेरिएबल्स हैं उन सबकी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अननोन्स की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ आपके पास लिखा हुआ है ओ ए बी, मतलब ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। अच्छा देखो, पहले तो ये लेंथ उसने 5 दी हुई है, पहले तो ए निकाल लेते हैं। ए निकालने के लिए मैं इस पे लगा लूंगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पार्ट ए सॉल्व कर रहा हूँ मैं भी। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है एच पे स्क्वायर इक्वल टू पी पे स्क्वायर प्लस बी पे स्क्वायर। अच्छा, एच कितना है, 13, 13 पे स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर दिया हुआ है उसका बी पे स्क्वायर हो गया, और सॉरी परपेंडिकुलर 5 दिया हुआ है, 5 पे स्क्वायर हो गया, और बेस उसकी दी हुई है ए पे स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का होता है 25 प्लस का ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो 169 माइनस का 25 हो जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25 होता है 144, और ए की वैल्यू आ जाएगी 12। सही है। इसी तरीके से ए तो निकल गया, दोनों साइडों पे ए था, एक तरफ से निकाल लिया मैंने। फिर कह रहा है वो बी, बी के निकालना है आपको एंगल। अगर बी का एंगल निकालना है तो वो तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। मैं इस वक्त निकाल लेता हूँ इसको साइन के फॉर्मूले से। ठीक है, कैसे? ये इसके सामने वाला जो है ये ऑपोजिट होगा, और ये वाला इसका हाइपोटेन्यूज होगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंगल जो है उसका बेसिक नाम बी है, ऑपोजिट की लेंथ आपके पास ए है, और हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 है क्योंकि रेडियस है वो। ये आपने लिखा है साइन बी, ए की लेंथ ए की जगह पे आपने लिख दिया 12, और ये हो गया 13। सही है, आपको बी कैलकुलेट करना है। आप करोगे क्या? साइन इनवर्स ऑफ 12/13। बेटा ज़रा मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है, किसी के पास कैलकुलेटर है तो। 67.38। 67.38। ठीक है, उसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी में वो क्या कह रहा है? पार्ट बी में उसने आपको कंडीशन बना के दी हुई है, और उसमें सी मांगा है और डी मांगा है। अच्छा अब देखो जरा, सी तो निकल जाएगा। ये मैंने एक लाइन खींची यहाँ पे। ठीक है, देखो बेटा, ये जो 17 है बेसिकली रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक भी 17 ही होगा क्योंकि यही रेडियस है, सेंटर से बॉर्डर तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो 17 हो गया। अब 26 है तो 26 का हाफ करेंगे तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपके पास 13। ये आ रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो वो मेरे पास लगेगा हाइपोटेन्यूज पे स्क्वायर इक्वल टू पी पे स्क्वायर प्लस बी पे स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास कितना, 17, ये हो जाएगा 17 पे स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास है सी पे स्क्वायर, और बेस हमारे पास हो जाएगी 13 पे स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169।
अगर मैं 289 में से 169 को माइनस करूंगा तो सर ये हाइपोन्टियस 17 कैसा है, मुझे समझ नहीं आया। भाई सेंटर से बॉर्डर तक रेडियस होता है ना, हम्म। तो यहाँ पे रेडियस कितना है सवाल में? अच्छा सही है, 17, ओके। 289 माइनस 169 कितना होता है? वन ट्वेंटी। जी। लेकिन एक मसला है, जरा चेक करो, 17 का स्क्वायर 289 ही है। हाँ बेटा बताओ, क्या है 289 है? हाँ जी सर सही। यही है। ठीक है, 1 289। तो अब सी के ऊपर आप सी निकालने के लिए आप 120 का रूट ले लें। रूट बताइए 120 का कितना आ रहा है? टेन पॉइंट नाइन फाइव। 10.95। ये आ गई सी की वैल्यू। अच्छा, वो कह रहा है कि आपको डी निकालना है। देखो बेटा, डी निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि अगर आप यूं करके लाइन बना दो तो ये 90 डिग्री की अजम्पशन पे आ जाएगी और डी की वैल्यू निकाली जा सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि फिर उसके लिए आपको ये लाइन निकालनी पड़ेगी, इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको यहाँ से एक्सटेंड करो तो ये 17 वाली लेंथ है। अब ये 3 कॉर्नर वाला ट्राइंगल बन गया जिसमें कोई भी 90 डिग्री नहीं है। तो फिर आप उसमें कॉसाइन के फॉर्मूले से डायरेक्टली डी का एंगल निकाल सकते हो। 2 ऑप्शन है आपके पास। मैं आसान वाला फॉलो कर रहा हूँ, जो आसान मुझे लग रहा है। आसान लगने वाला वो ये है कि पहले मैं ये लेंथ निकालूं और उसके बाद डी की वैल्यू निकालूं। वैसे इस लेंथ की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे भी डी निकल जाएगा। ज़रा इसको देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये टोटल 16 है ना, 16 का हाफ करूँगा तो ये वाला हो जाएगा मेरे पास 8। तो ये हो गई मेरे पास एडजेसेंट और ये हो गया मेरे पास हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन से फॉर्मूले में आता है? कॉस। कॉस थीटा। ठीक है, अब सारी अजम्पशंस क्या होंगी मेरे पास कि ये हो जाएगा मेरे पास कॉस डी इज इक्वल टू एडजेसेंट दिया हुआ है मेरे पास 8 और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है मेरे पास 17। ठीक है, डी यहीं रह जाएगा, ये बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ 8/17। डी कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ 8/17। 61.92। 61.92। ये आ गया आपके पास एंगल, बी भी हो गया। अच्छा, अब इसी तरीके से इसका पार्ट सी देखो। पार्ट सी में क्या कह रहा है वो? पार्ट सी में ई की लेंथ मांग रहा है आपसे और एफ मांग रहा है। अच्छा जी, ठीक है, ई निकालते हैं। लेकिन ई निकालने से पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, इसमें रेडियस नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, ये 90 डिग्री है, 12 की लेंथ है ना, तो 12 को हाफ करेंगे, ये 6 हो जाएगा, 6 और 5, अब यहाँ से रेडियस मिल जाएगा आपको। तो हमने लिखा वही फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज अननोन है जो कि रेडियस के बराबर है। परपेंडिकुलर इसमें 5 दिया हुआ है और बेस दी हुई 6। तो आर स्क्वायर बराबर 5 का 25, 6 का 36, 5 6 और 5 हो जाएंगे 11, तीनों तो 5 और एक 6, 61। तो आर स्क्वायर के ऊपर रूट लगाया और 61 पे भी रूट लगा दिया।
तो आर कितना हो गया बेटा? आर कितना? 7.81। 7.81। ठीक है, ये तो हो गया पार्ट सी। अब इसी तरीके से 7.81 आपके पास आ गया बेसिकली क्या, ये हो गया 7.81। अब ये रेडियस यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 7.81। अब ई निकल आएगा यहाँ से। अब मुझे ई निकालना है, तो मैं ई के लिए करूँगा कि मैं करता हूँ 7.81 के ऊपर स्क्वायर। अच्छा, एक काम और भी कर सकता हूँ मैं। पहले देखो ज़रा क्या कर रहा हूँ। आर स्क्वायर इक्वल टू आर, ये आर होगा ना, आर स्क्वायर फिर ई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। आर स्क्वायर एग्जैक्टली निकला हुआ था 61, तो मैं 61 लिख देता हूँ। ई स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, ई स्क्वायर इक्वल टू 61 माइनस का 25। कितना होता है भाई 61 माइनस का 25? 36। तो ई आ जाएगा मेरे पास 6, ये आ गया 6। अब मुझे एफ का एंगल चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ हाई ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज खेल लेता हूँ, तो उसमें होगा साइन का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब ये बनेगा साइन एफ का एंगल आएगा, ऑपोजिट की लेंथ दी हुई है मेरे पास कितनी, ई की 6, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ मेरे पास 7.81, यानी कि रेडियस। एफ डिग्री इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 6 अपॉन 7.81। बताना बच्चे ज़रा क्या आंसर है इसका। 50.19। 50.19। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी। ये लिखा हुआ है गिवन दैट ओ इज द सेंटर ऑफ द फॉलोइंग सर्कल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द नोन्स। नोन्स की वैल्यूज निकालिए। अच्छा जी, नोन्स क्या क्या है यहाँ पे? पहले डायग्राम में ए एन नोन है, फिर बी एन नोन है वहाँ पे। सही। देखो भाई, ये अगर लेंथ है, वैसे तो लेंथ नजर नहीं आ रही मुझे इस वक्त, यहाँ पे देखना पड़ेगा इसमें क्या हो रहा है। ये दोनों लेंथ बराबर है, तो एक नया वेरिएबल नेम कर देते हैं, इसको एक्स कह देते हैं, इसको भी एक्स कह देते हैं। ये पूरा एक्स ही होगा, ये भी एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ये जो है इसका रेडियस है, और ये जो है इधर का रेडियस, रेडियस दोनों का सेम ही होगा। सही। अबे तो ये सेम ही होगा ना, ये इक्वल कॉर्ड हो जाएगा ना अगर ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है इसके।
हाँ ठीक है, ये तो इक्वल कॉर्ड हो जाएंगे, सेम लेंथ वाले इक्वल कॉर्ड हो जाएंगे। ये देखो बेटा, ये वाला डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहलाएंगे इक्वल कॉर्ड्स, बोथ आर इक्वल कॉर्ड्स। अब इक्वल कॉर्ड्स का मतलब क्या होगा कि ये पूरा 12 है ना, तो ए जो है पूरा 12 के बराबर है, सही है। और बी का एंगल तो साफ नजर आ रहा है, कॉर्नर है, तो वो 90 डिग्री होगा। दैट्स इट। अच्छा, दूसरा वाला जो है इसमें भी दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। हमने यहाँ लिखा बोथ आर इक्वल कॉर्ड्स। अब उसने आपसे मांगा क्या है, बेसिकली एक्स मांगा है। तो एक्स निकालने के लिए, एक्स तो हाफ हो रहा है ना, तो आप 22 को डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो ये बन जाएगा 11 सेंटीमीटर। और वही अगेन वाई के ऊपर तो 90 डिग्री बन रहा होगा ना यार, ये क्या मजा आ गया। ऐसे बच्चों वाले सवाल कोई पूछता है क्या? शर्म आ जाती है ऐसे सवाल देख के, पता नहीं कैसे पूछ लेते हैं लोग। अच्छा भाई, यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है इन द फिगर PP इज अ टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर O। बी से पी एक टेंजेंट है और सेंटर उसका O दिया हुआ, ठीक है, मान लिया। कह रहा है APO33 है, फाइंड PBA। PBA का मतलब हुआ, वो मुझसे बोल रहा है कि भाई आप जो है उस बात पे बजद है, क्या आप मुझे ये वाला एंगल बता दें। PBA, PBA का ये मतलब है। हमने कहा ठीक है बता देते, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। देखो भाई, गौर से सुनना मेरी बात। ये सेंटर है और ये टेंजेंट है। ओ सेंटर है और पी टेंजेंट है। सेंटर से जब भी टेंजेंट पे कोई लाइन गिरती है तो उसका कॉर्नर हमेशा 90 डिग्री होता है। ये अंडरस्टूड है बात, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है। अब दूसरी बात सुनो। दूसरी बात क्या है कि यार देखो, ये वाला एंगल 33 है, ओ से पी तक की लाइन रेडियस है, और ओ से ए तक भी तो रेडियस होगा। अगर ओ से पी तक रेडियस है और ओ से ए तक रेडियस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल के, एपीओ वाले ट्रायंगल के दोनों साइडें बराबर हैं। और दोनों साइडें बराबर हो तो कौन सा ट्रायंगल बनता है, आइसोसेलेस। तो ये वाला एंगल भी तो 33 होगा। ये बात सबको समझ में आई? नहीं। भाई अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें बराबर हो तो वो आइसोसेलेस होता है। जी। ये बताओ। अब मुझे बताओ, ओ से लेके पी तक रेडियस है, ओ से ए तक भी रेडियस है, तो ट्रायंगल की दोनों साइडें बराबर हो गई ना। जी। तो फिर इसका मतलब 33 यहाँ पर है, 33 यहाँ पर भी होगा, उस कॉर्नर सही। पर, ठीक है। अब जिस पे मैं पेन फेर रहा हूँ ना, अब आपने सिर्फ वो वाला ट्रायंगल देखना है। ए से पी गए, पी से बी गए, और ए से बी चले गए। अब देखो जरा गौर से, इस ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स हैं, तीनों, जिसमें से 2 कॉर्नर्स पूरे पूरे आपके पास मौजूद होने चाहिए, जिससे तीसरा कॉर्नर निकलेगा। तो 2 कॉर्नर हैं आपके पास, हाँ है। है ना। उसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी वाला कॉर्नर है, इसको तो किसी गिनती में नहीं लेते हम। हमने लिखा ए का कॉर्नर प्लस पी का कॉर्नर प्लस बी का कॉर्नर इज इक्वल्स टू 180। ए के कॉर्नर पे जो एंगल लिखा हुआ है वो है 33, ठीक है। पी के कॉर्नर पे जो एंगल लिखा हुआ है वो है 33 प्लस 90, और ये हो गया बी का कॉर्नर इज इक्वल्स टू 180, ठीक है जी।
ये हो गया 66 प्लस 90 प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 और बी बन गया यहाँ पे 180 माइनस 90 माइनस 66। ये हो गया 90 माइनस 66। बेटा बताना कितना आ रहा है 10 में से? 4 24। बोल रहा था 24 आ रहा है, बोल रहा था। ठीक है, ये एंगल आ गया 24। सही है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगला सवाल देखें जरा। उसमें कह रहा है गिवन दैट ए ओ टी इज इक्वल टू 64। ए ओ टी का जो एंगल है वो 64 है। फाइंड ए टी बी। ए टी बी निकाले। ए ये रहा, टी ये रहा और बी ये रहा। तो भाई ए टी बी तो यहाँ निकलेगा यूं, ए टी बी। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें हमको गिवन है वो भी देखे जरा। अब निकल तो गया, ये 90 डिग्री है ना, टेंजेंट है ना ये। टेंजेंट के ऊपर लाइन सेंटर से, ये तो 90 डिग्री हो गया। बस खत्म, एक ट्रायंगल के 3 कॉर्नर मिल गए, निकल गया। टी का एंगल चाहिए था आपको, तो आप लिखोगे टी प्लस 64 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। टी का एंगल निकालोगे तो 180 माइनस 90 माइनस 64। तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 90। 90 में से 64 जाएगा, 90 में से 64 जाएगा तो भाई कितना बचेगा? 22। ओ सॉरी 26। 26 26 26। देखना बेटा, 26 ही बच रहा है ना। जी। अच्छा, दूसरा वाला जो पार्ट है, पहले पार्ट में तो ये हो गया, और पार्ट 2 में क्या हो रहा है? पार्ट 2 में लिखा हुआ है टी ए बी। टी ए बी है। अच्छा, टी ए बी ये वाला एंगल पूछ रहा है, सॉरी। ये पूरा एंगल मांग रहा है जवान। बता देते हैं इसको, ये भी बता देते हैं, कोई मसले की बात ही नहीं है। देखो बच्चे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो एनी केस सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है दोनों तरफ, ओ से बी तक और ओ से ए तक। अगर आपको ये वाला एंगल मिल जाए तो आप ये दोनों एंगल्स निकाल सकते हैं। तो ये वाला एंगल कैसे मिलेगा? ये वाला एंगल आपको ऐसे मिल सकता है कि ये टी से लेके बी तक पूरी एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे एक तरफ 64 बना हुआ है, तो दूसरी तरफ कैसे निकलेगा? 180 माइनस 64 करके। बताना बेटा, तेरा आंसर बताना शकुंतला। 126 तो नहीं आ रहा, बल्कि 116। 116। हाँ, बोल रहा था मैं 116। ये वाला एंगल तो 116 होगा। अब आपको ये दोनों एंगल्स चाहिए, तो ये दोनों एंगल्स कैसे निकलेंगे? आपने क्या किया, इसको x कह दिया और इसे भी x कह दिया। तो ये हो गया x प्लस 116 इज इक्वल टू 180। ये हो गया 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 116। 2x 180 माइनस 116 कितना आता है? एक सौ अस्सी माइनस 116 कितना होता है? 64। 64। 32 आ गया, ये लो 32। डन। अब काम करो। फिर एक सवाल और कराऊँ, उसके बाद देता हूँ हम लोगों को सवाल करने के लिए। हाँ भाई, क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है कि in the figure AB is a tangent to a circle. The center OD is the midpoint of the chord BC.
यानी कि बी से सी का जो मिड पॉइंट है वो डी है, ठीक है। बी ए सी का एंगल एक्स है। फाइंड सी ओ डी इन टर्म्स ऑफ एक्स। सी ओ डी इन टर्म्स ऑफ एक्स निकालना है आपको। एग्जैक्टली वैल्यू नहीं चाहिए, बस इन टर्म्स ऑफ एक्स उसकी वैल्यू चाहिए आपको, सी ओ डी की, यानी कि इस वाले एंगल की। ठीक है, निकल जाएगी। अच्छा देखो इधर, देखो बेटा, जो सी ओ डी होगा ना वही बी ओ डी भी होगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये दोनों साइडें भी बराबर है ना, रेडियस भी सही है, सब कुछ तो सेम है, और ये वाली लाइन कॉमन हो गई तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है इसका मतलब। जो एंगल यहाँ बनेगा वो यहाँ भी बनेगा। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि सबसे पहले ना आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा। जब आपको ये एंगल मिल जाएगा तो आप ये याद रखिएगा कि इन तीनों का सम करके 180 बनता है, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। पहले ये वाला एंगल निकालें, इसको आप कोई नया वेरिएबल नाम ले लें, इसको नाम दे दें आप वाई का, ठीक है। तो आपने यहाँ लिखा वाई प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, सही है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, तुम्हें वाई की वैल्यू चाहिए। अब क्या करोगे, 180 माइनस 90 माइनस एक्स, वाई हो जाएगा 90 माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। वाई मिल गया। देखो बेटा, वाई प्लस डी ओ बी प्लस सी ओ डी, इन तीनों का सम करोगे तो 180 बनेगा, क्योंकि ये एक ही लाइन के एंगल है ना, स्ट्रेट लाइन की, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, इन तीनों का सम 180 बनेगा। अब देखो, वाई को तो ऐसे ही छोड़ा, मैंने भी कुछ नहीं किया। डी ओ बी का मतलब क्या है, जो डी ओ बी है ना बेटा वही सेम सी ओ डी भी होगा, क्योंकि मैंने भी बताया था आपको ये दोनों एंगल सेम हो गए। तो डी ओ बी की जगह मैं सी ओ डी लिख सकता हूँ। यहाँ भी लिख दिया मैंने सी ओ डी इज इक्वल टू 180, क्योंकि उसने सी ओ डी मांगा था इसलिए सी ओ डी लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 2 सी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, वहाँ उधर चला गया। वाई की वैल्यू पुट कर दो। वाई की वैल्यू क्या निकाली थी? अभी निकाली थी 90 माइनस एक्स ना, इसको पुट कर दो, कोई मसला नहीं। 180 माइनस, ये हो गया 90 माइनस एक्स। अब सिंप्लीफाई कर लो इसको, 180 माइनस 90 प्लस एक्स, 2 सी ओ डी इज इक्वल्स टू 90 प्लस एक्स, और सी ओ डी इज इक्वल्स टू 90 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये आ गए सी। उसने बोला, यही बोला था, उसने कहा था सी ओ डी इन टर्म्स ऑफ एक्स बता, तो बता दिया हमने, सी ओ डी इन टर्म्स ऑफ एक्स ही आ रहा है। चलिए, अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है गिवन दैट पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल, सॉरी टेंजेंट्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स विद द सेंटर ओ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन। अननोन की वैल्यूज निकालनी। अच्छा जी, अननोन वेरिएबल्स हैं, ए है आपके पास, बी है आपके पास। ये तो आप लोग करें, चले, ये क्वेश्चन आप लोग करें बेटा। कहीं पे कैलकुलेशन होनी है, कहीं पे नहीं होनी, ठीक है। हर जगह कैलकुलेशन नहीं होगी, देख के पता लग जाएगा एंगल क्या है। देखें, जल्दी जल्दी बताया मुझे। पार्ट ए बताया सबसे पहले तो।
वासिल लाला, पहले तुम बताओ। अब्दुल वासिल। अबे क्या हुआ? तुम्हारा माइक सही नहीं चल रहा। लिख दे भाई तू। माइक क्रैक हो गया। अब आवाज आ रही है। हाँ, बारी से। हम्म। वो बताओ। A41 होगा। A41 होगा? A41 होगा? हाँ। अबे चलना, 49 लिखा हुआ, 41 कहाँ से आ गया? मैं A की बात कर रहा हूँ, 41 नहीं होगा। नहीं, 49 होगा, 41 क्यों होगा? जो ये वाला एंगल होगा वो ये वाला भी तो होगा। लास्ट सबसे आज जो प्रॉपर्टी बताई थी उसमें यही तो था, जो यहाँ पे होता है वो यहीं पे होता है। अच्छा, और मैंने बी वो कितना होगा? प्रॉपर्टी का सुन कर लिया। और बी कितना होगा? 14। हाँ, बेहतरीन। बेहतरीन काम किया तुमने। हफ्सा बट ओनली जट। चलो तुम बताओ नेक्स्ट पार्ट में। अभी जो किस बार लास्ट वाली बोले? लिखवाई थी वो खोलिएगा। अच्छा, खोल रहे हो, चलो। हफ्सा तुम सो रही थी? तुम्हें आवाज नहीं आई क्या नहीं बोलना? नहीं नहीं, मैं हम आपसे पूछ रही हूँ आप क्या बोल रहे थे, आपकी आवाज कट रही है बोले। झूठी। बेटा ये अरे एक सच। मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुको, वहां से ये वाली प्रॉपर्टी बेटा देखो। प्रॉपर्टी नंबर 9। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट। चाहिए। अच्छा, हफ्सा बट ओनली जट। चलो ये बताओ तुम मुझे, ये जो पार्ट बी है, ये जो पार्ट बी दिया हुआ है, जो पार्ट बी आपको सामने नजर आ रहा है, वही पार्ट बी जो नजर आ रहा है आपको, उसमें डी और सी कितना होगा? सर डी तो 15 हो जाएगा। और अच्छा। सी गलत बताया क्या? नहीं नहीं, मैंने कुछ कहा? नहीं, आपके अच्छा से ऐसा लगा। और सी जो है 32 हो जाएगा। सी जो है वो 32 हो जाएगा? नहीं, सी 32 तो नहीं होगा। नहीं, नहीं। 90 में से माइनस नहीं। नहीं नहीं नहीं। अम, पता नहीं इसका सर। सोचो सोचो। 32 को माइनस करवाएंगे क्या 90 से? भाई ये तो, हाँ सोचो ना, कुछ ऐसा ही होगा ना। जो यहाँ एंगल बनेगा इस तरफ, वो सी के बराबर होगा। तो ये एंगल निकालो पहले, कैसे बनेगा? ये कॉर्नर 90 है, क्योंकि टेंजेंट है। तो पहले इसको तुम्हें निकालना पड़ेगा। 90, तो हम उसको प्लस 32। करके 180 में से माइनस करवा देंगे ताकि वो वाला एंगल आ जाए। हाँ तो करो ना, बताओ ना। अच्छा तो नहीं, नहीं, 122 हो जाएगा ये, और फिर 122 को माइनस करवा कर बता रही हूँ, 1 मिनट रुके। फिफ्टी एट हो जाएगा सर। 58 हो जाएगा? हम्म। ठीक है, ये वाला 58 हो गया, इसका मतलब सी जो है वो 58 डिग्री है। 58 हो जाएगा। और पार्ट सी इसके अंदर 10। अच्छा, अब एफ कितना होगा? चलो तुम छोड़ो, अब मैं किसी और से पूछूंगा। अब हम पूछते हैं, वहां से चला गया क्या क्लास? जुमाना काई जौहर, जी सर। कैसी हैं आप? ठीक है। जिंदा हैं? हाँ। चलो मुबारक हो आपको। इसका जवाब दे पार्ट सी का। जो एंगल ई है वो 112 प्लस 90 और फिर माइनस कर लेंगे 180 से। हाँ तो करें, मुझे बताया ना। एक
22 आएगा। 22 आ गया, ठीक है। और ये जो f है वो पाइथागोरस नहीं, एक मिनट। tan के फॉर्मूले से निकलेगा। ये सवाल गलत लिखा हुआ है। सही। कौन सा देखो, c? सी नहीं, ये सवाल ही गलत लिखा हुआ है पूरा। आपने जो ई निकाला है वो भी गलत है। सुनो इधर, ये सवाल गलत है। ऐसे गलत है कि या तो हमने निकाला गलत है। देखो बेटा, ये जो 112 लिखा हुआ है ना, ये पूरा 112 होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि छोटा सा एंगल 112 नहीं होता, ये तो एक्यूट बना हुआ है। तो एक काम करो, 112 को जरा 2 से डिवाइड करो। 60 नहीं, 56। 56 आ रहा है ना। तो तुम अपनी कैलकुलेशन में एक काम करो, यहाँ पे यहाँ डालो 56। अब मुझे बताओ ई कितना आ रहा है। थर्टी फोर। 34। ये सही है, ये करेक्ट है। अच्छा अब देखो, ये वाला एंगल जो है वो 56 है, और ये वाला कॉर्नर जो है वो 34 है। अब बताओ कैसे निकलेगा। और ये 90 है। 10 लगा दूं? हाँ लगा दे। मैं थोड़ी लगाऊंगा, तुम लगाओगे। टेन अच्छा। थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 10/f हो जाएगा। तो ये बनेगा 10/34 इज इक्वल्स टू 10/f, और f की वैल्यू आ जाएगी 10/1034। बताओ आंसर। फोर्टीन पॉइंट एट टू। 14.82। ये बताओ पार्टी में। ओ बी पी लिखा हुआ है। मेरे को किसी और से पूछते हैं। बे बच्चे कम क्यों होते जा रहे हैं ऐसा ऐसा। मनाइल, जी सर। ये बताओ बेटा। 90 प्लस 35 माइनस 180 एच आ जाएगा। ओए होए, अच्छा जाएगा कैसे। 90 180 प्लस में से। 35। अच्छा सही है, हो गया। आगे। कैलकुलेट 90 प्लस अच्छा, और 9 में से 9। 55 आ गया एच। हाँ हाँ, आ गया। और 90 माइनस 55 35 हो गया जी। 35 हो गया जी। जी। जी हो गया 35। बस फिनिश करते हैं, उसको इतना ही रखते हैं आज के लिए। सही है। अब कल भी हम इसके आगे से ही कंटिन्यू करेंगे। कल तो बल्कि हमारी क्लास ही नहीं है। ओह माय गॉड, हमारी क्लास होगी अब, अल्लाह आपको नेकी दे। कल तो नहीं है, परसों आई गेस, बल्कि सैटरडे को है। ठीक है, ओके भाई, भाइयों और